और इसी के साथ ही आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से। काबुल में जोरदार धमाका हुआ है जिसमें 20 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में 2 रूसी राजनयिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ये बेहद जरूरी खबर। एक बार फिर वहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये धमाका दारुल अमन इलाके में रूसी दूतावास के पास हुआ है। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। वही दावा भी किया गया कि एक सुसाइड बॉम्बर को तालिबान ने मार गिराया। रूसी दूतावास के पास हुए इस ब्लास्ट में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 2 रूसी राजनयिक भी शामिल हैं। फिलहाल अफगानिस्तान के हालात अभी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शनिवार को दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के एक स्कूल में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ हाल के दिनों में कई धमाके हुए। ज्यादातर धमाकों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। और बड़ी खबर इस वक्त चीन से आ रही है। चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिण पश्चिम चीन में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया है। तो यानी ठीक ठाक तीव्रता का ये झटका। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। और दक्षिण चीन का वो हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम चीन का वो हिस्सा है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और पहाड़ी इलाकों में इसकी तीव्रता और भी ज्यादा है। और इधर खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में होटल में आग लगने से 4 लोगों की जान चली गई। होटल में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो लखनऊ में आज सुबह सुबह हादसे की खबर सामने आई है। एक होटल में लगी आग से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। होटल में फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम सीढ़ियों के सहारे होटल की खिड़की तक पहुंची और फिर खिड़कियों में लगे शीशे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। होटल में भरा धुआं रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बना। लिहाजा रेस्क्यू टीम के लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर बांधकर अंदर दाखिल हुए और फिर लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इस होटल में करीब 40 लोग मौजूद थे। मैं सो रहा था 1-1.5 घंटे पहले। वहाँ पर कुछ धुआं सा हुआ, मुझे लगा शायद कुछ, मैं ध्यान समझ नहीं पाया जी। उसके बाद कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर धुआं बढ़ गया तो मैं खिड़की पे जाकर के हल्ला मचाया तो इन लोगों ने नीचे उतारा। फिर इस हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पहले फ्लोर में पार्टी चल रही थी और वहीं से यह हादसा हुआ। वजह तो फाइंड आउट की जा रही है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हो, वो भी संभावना है। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे बैंक्वेट है और वहीं पे ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर हुआ होगा। होटल के अंदर भरे दम घुंटू धुएं की वजह से रेस्क्यू टीम को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन समय रहते ही टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया। और लखनऊ के हजरतगंज में स्थित होटल लिवाना में आग कैसे लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन शॉर्ट सर्किट और पहली मंजिल में जानकारी है कि वहां एक पार्टी चल रही थी और हादसे की आशंका वहीं पर बताई जा रही है। इसके अलावा होटल लिवाना में 30 कमरे बताए जाते हैं। होटल लिवाना के 18 कमरों में लोग रुके हुए थे। हादसे के वक्त होटल में 30 से 35 लोगों के होने का अनुमान है। होटल के रिकॉर्ड बुक के मुताबिक होटल में 38 से 40 लोग रुके हुए थे। पहली मंजिल की अगर बात करें तो वहां पर मौजूद जो बैंक्वेट हॉल है, वहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। और आग पर काबू पाने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ा, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आगरा में खनन माफिया से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां गुंडागर्दी देखने को मिली है। खनन माफिया ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर एक साथ कई ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल दिया। तो ये खबर आगरा से है, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि खनन माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और एक साथ कई ट्रैक्टर वहां से निकाल लिए।
और इसी दौरान टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। आगरा ग्वालियर हाईवे पर महज 52 सेकंड में एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर टोल का बैरियर तोड़कर निकल गए और टोल कर्मी देखते रह गए। ट्रैक्टर इतनी तेजी से निकले कि वहां मौजूद टोल कर्मियों की उनको रोकने की कोशिश बेकार हो गई। तस्वीरों में साफ नजर आया कि एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आया और बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इसके बाद फिर दूसरा ट्रैक्टर आया और वो भी तेजी से आगे निकल गया, जिसके बाद टोल कर्मियों ने होश संभाला और लाठी से ड्राइवर पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और देखते ही देखते एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर टोल बैरियर तोड़कर निकलते चले गए। खनन माफिया ट्रैक्टरों में अवैध तरीके से रेत भरकर ले जा रहे थे और यही वजह थी कि वो टोल पर नहीं रुके। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपनी जांच और तेज कर दी है। उधर बेंगलुरु में बारिश आफत बनकर बरसी, शहर में जगह जगह पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। आलम ये था कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, यानी बारिश के प्रहार से पूरा का पूरा शहर थमसा गया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। आलम यह था कि लोगों के घरों में भी पानी घुस आया, यानी बारिश के प्रहार से पूरा का पूरा जो शहर था वो रुका नजर आया। तस्वीरें ऐसी दिखी कि मानो बेंगलुरु किसी मैदान या पहाड़ी पर नहीं, पानी के प्रहार से बेंगलुरु शहर बेबस हो गया। सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियां पानी में रेंगने लगी। मंजर ऐसा कि दिन रात दौड़ने वाला शहर कुछ ही घंटों में बारिश में रेंगने लगा। बेंगलुरु में हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को मुसीबत में डाल दिया। रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई और काफ़ी बारिश हो रहा था। सारा ये बिल्डिंग वाले तो नहीं थे, हम अपने बिल्डिंग यमाहा शोरूम का जो बिल्डिंग था वहाँ पे हम बाहर निकले तो देखा काफ़ी बारिश हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और दोनों रोड बिल्कुल भर चुका था और ये डिवाइडर भी मतलब छुप गया था। उस रोड का बीच का डिवाइडर ये दोनों बराबर हो गया था। तो फिर हम अपने बिल्डिंग से वो पंपिंग सेट को निकाला। पंपिंग सेट से पानी हम हर 10 मिनट के बाद पानी निकालते गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। फ्लाईओवर के पास से गुजरने वाली सड़कें पूरी तरह पानी में समा गई। गाड़ियों की बात क्या करें, इंसानों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा कि लोग दुआ करने लगे कि ऐसी बारिश फिर इस शहर में दोबारा ना हो। लेकिन ऐसा कहकर उनका निशाना शहर के इंतजाम पर था, क्योंकि सैलाब के संकट से पूरा शहर सख्ते में आ गया। I never thought that in Bangalore this much of drainage I had to face. And again I thought that I would be able to cross it. But again it's my stupidity. I would have done work from home and I'm coming just to go to my workplace. But somehow you managed to come here. Yes, somehow I managed to come here, but now I have to see that how I will manage to go to my workplace. अब इन तस्वीरों को देखिए। फ्लाईओवर के एक हिस्से में पानी भरा दिखाई दिया और पीछे गाड़ियों की कतार दिखाई दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ी को पानी से भरी सड़क पर उतार दे और इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ऐसा वैसा जाम नहीं, कई किलोमीटर लंबा जाम। जिन लोगों ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की वो पानी में उतरते ही रेंगने लगे, क्योंकि बसों के पहिए पानी में डूबे हुए थे। जो लोग मोटरसाइकिल पर थे उनकी बेबसी तो कहीं और ज्यादा थी। उन्हें अपनी गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। सड़क पर पानी भरने की वजह से चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो या फिर बस, सब सैलाब में बेबस दिखाई दिए। बेबसी के आलम को दिखाती इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। जहां लोगों को मोटरसाइकिल खींचती है वहां मोटरसाइकिल को लोग खींचते दिखाई दिए। लेकिन ऐसा सिर्फ एक तस्वीर में नहीं, नजर जहां तक पहुंची नजारा एक जैसा दिखाई दिया। किसी को घर जाना था, किसी को दफ्तर जाना था, तो किसी को बच्चों को स्कूल पहुंचाना था। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर जमा हुआ पानी और इससे लगे ट्रैफिक जैम ने लोगों को मजबूर ही नहीं, बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। और आलम इस वक्त
कि बेंगलुरु में सैलाब संकट से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जो लोग अपने दफ्तर पहुंचने वाले थे वो ऑफिस देर से पहुंचे और जिन्हें स्कूल पहुंचना था वो लेट हो गए। जिन्हें जरूरी काम से वक्त पर पहुंचना था वो जैम में फंस गए। सड़क पर लबालब भरा पानी और उससे गुजरती पीली बस। बस में बैठे कुछ बच्चे स्कूल में हो रही देरी से खुश जरूर थे, लेकिन बस के बाहर जिंदगी बेबस थी। क्योंकि पानी में डूबी इसी सड़क से कुछ बच्चे डूबकर अपने स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु के मराठा हल्ली में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। एक तो बारिश की वजह से सड़क पर जमा हुए पानी से लोग परेशान थे, तो दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर हो रहे निर्माण से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई। बेंगलुरु के मराठा हल्ली से आई तस्वीरों में दिखा कि कई लोग अपनी मोटरसाइकिल को खींच रहे थे। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही थी। लोग अपनी मोटरसाइकिल को खींचने पर मजबूर थे। बारिश के बाद चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आया। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम था। इस जाम के बीच लोग अपने ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिलने की वजह से सब लोग परेशान थे। और एक अनुमान के मुताबिक बेंगलुरु में बारिश की वजह से हुए ट्रैफिक जैम की वजह से आईटी कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसवराज बोम्माई ने कंपनियों को मदद का भरोसा दिला दिया है। ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। लेकिन मुश्किलें सिर्फ आर्थिक नुकसान से नहीं बढ़ी। बेंगलुरु में सैलाब संकट के बीच से लाचारी की एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां पानी में फंसे आदमी को रेस्क्यू कर बचाना पड़ा। ट्रैफिक संभाल रहे जवान को एक शख्स को टांग कर सड़क पार कराना पड़ा। बेंगलुरु में दिन रात हुई बारिश के बाद चारों तरफ पानी भरा दिखाई दिया। सड़क के साथ रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। घर के बाहर से गुजरने वाली सड़कें पानी में डूबी नजर आई और लोग पानी में डूबकर ही सफर तय करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नागपुर में भारी बारिश से उपनाई सांड नदी में एक आदमी बह गया है। तेज बहाव में आदमी के बहने और उसे बचाने के लिए नदी में कूदे एक और आदमी के बहने की तस्वीर सामने आई है। बेहद खतरनाक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और नागपुर में एक युवक के बहने की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। उफनाती सांड नदी में आदमी के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक आदमी तेज बहाव में बहता दिखाई दे रहा है। तभी किनारे पर खड़ा एक लड़का नदी की तेज धारा में कूद पड़ा और बह रहे आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो भी फंस गया और बहाव के साथ वो भी बहता चला गया। हालांकि कुछ दूरी पर जाने के बाद उस लड़के ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बहाव के बीच फंसे आदमी को नहीं बचा सका और वो उफनती सांड नदी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर जिले की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सांड नदी उफान पर है और ओवरफ्लो कर तेजी से बह रही है, जिसकी चपेट में एक आदमी आ गया और वो तेज धार में फंस गया। नदी किनारे मौजूद लोगों ने जब नदी में आदमी को बहते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए एक लड़का नदी में कूद पड़ा, लेकिन वो भी तेज बहाव की चपेट में आ गया और वो खुद बहने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसने खुद को तो बचा लिया, लेकिन पहले से नदी के बहाव में फंसे आदमी को नहीं बचा सका, जिसकी तलाश अब भी जारी है। और इधर पटना के दानापुर में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी की उफनती धार में नाव पलट गई। इस हादसे में 10 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। पटना में गंगा नदी में नाव डूबी है और ये बड़ा हादसा हुआ है। पटना के पास दानापुर में 55 लोग नाव में सवार होकर घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही नाव बीच नदी पहुंची तेज हवा की वजह से संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। बड़ा हादसा हो गया। जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब रोजाना की तरह नाव में बैठकर करीब 55 लोग घास लेकर वापस लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तेज हवा की वजह से वो पलट गई और इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। नाव पलटने के बाद कई लोग नदी की तेज धार में बह गए।
इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पानी में बहते लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि चंद सेकंड के भीतर ही कई लोग आंखों से ओझल हो गए। हालांकि जान पर खेलकर कुछ लोगों ने नदी में डूब रहे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसके बाद भी कई लोग नदी की तेज धार में बहते चले गए, जिनकी तलाश में प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया ताकि नदी में बहने वाले लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई। नाव की मदद से नदी में बहने वाले लोगों की तलाश शुरू की गई और गोताखोरों को भी इस बचाव अभियान में लगाया गया। इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां गंगा नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है और जिसकी वजह से घाटों पर जमा सिल्ट लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। तो वाराणसी से खबर है, गंगा नदी का जलस्तर गिरने के बाद अब लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल घाटों पर जमा सिल्ट निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ की विनाश लीला के बाद अब काशी के घाटों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां 80 घाट से पानी उतर चुका है, जिसके बाद अब सिल्ट लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लोगों का कहना है कि घाट पर करीब 5 फीट तक सिल्ट जमा है। इस समय गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी का सिल्ट घाटों पे जमा है और आम जनता को आने में भी परेशानी हो रही है। प्लस जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार लोग हैं, नाविक लोग हैं, सभी के रोजगार पे इस समय खतरा गहरा गया है। 80 घाट पर जहां तक नजर गई वहां कीचड़ ही कीचड़ नजर आया, जिसे मशीन के सहारे निकाला जा रहा है। कुछ दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द सिल्ट को घाट से नहीं हटाया गया तो इससे बड़ी मुश्किल हो सकती है। घाट से सिल्ट हटाने की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसकी वजह से वहां कारोबार करने वाले भी इस काम में जुट गए। और इस बीच बड़ी खबर कनाडा से, दावा है कि वहां एक शहर में 2 लोगों ने जानलेवा चाकूबाजी की और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल करीब 15 से ज्यादा लोग के घायल होने की भी खबर आ रही है और 10 लोगों की जान गई है, 15 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। इधर ये जो खबर है वो कनाडा से है, जहां 2 लोगों ने चाकू से 35 लोगों को जख्मी किया था। इस वारदात के बाद पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीर जारी कर दी है और उनकी तलाश में जुट गई है। पश्चिमी कनाडा का सस्केचेवान शहर लहूलुहान हो गया। शहर में कई जगहों पर चाकूबाजी की घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। So we have 10 confirmed deceased individuals. We have 13 active crime scenes that we are investigating. So at some of those crime scenes, there may not have been a deceased individual. There could have been injured individuals who were not deceased. अधिकारियों ने 2 संदिग्धों डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन की तस्वीरें जारी की हैं। दोनों अपराधी काले रंग की एक कार में घूमते हुए वारदात को अंजाम दे रहे थे। सस्केचेवान शहर में कम से कम 13 जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद लोकल पुलिस ने शहर में सिविल इमरजेंसी लागू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है जर्मनी से, जहां रूस के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने और नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन खोलने की मांग की है। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को जर्मनी से मदद मिल रही है, लेकिन अब जर्मनी में ही इसका विरोध शुरू हो गया है। जर्मनी में बसे रूस के समर्थकों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग की है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले देश जर्मनी से ये तस्वीरें सामने आई। संगीत की धुन पर रूस के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग। आर्म्स फैक्ट्री के बाद रूस समर्थकों का प्रदर्शन। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना अब जर्मनी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जर्मनी में ही इसका विरोध शुरू हो गया है। वहां रूस के समर्थकों ने आर्म्स फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर बैनर थे। इस दौरान इन लोगों ने नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में रूस के झंडे थे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि
कि जर्मनी की सरकार यूक्रेन में हो रहे नरसंहार की परवाह न करे और फौरन हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। और इस साल के सबसे ताकतवर तूफान हिनामोर चीन के समुद्री इलाके में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से पूर्वी चीन में भारी बारिश और समुद्र में उफान मारती लहरें दिखाई दे रही हैं। हिनामनोर तूफान की वजह से पूर्वी चीन में असर दिखाई दे रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और समुद्र की ये लहरें काफी तूफानी दिखाई दे रही हैं। पूर्वी चीन में तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन समुद्र किनारे के लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ रवाना कर रहा है। हिनामनोर तूफान 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी चीन तक पहुंच चुका है। चीन के केंद्रीय मौसम विभाग ने तूफान को लेकर येलो वार्निंग जारी की है। साथ ही उत्तरी पूर्वी झिंजियांग और शंघाई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। समुद्र में जाने वाली जहाजों को वापस आने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। साथ ही लोगों को भी बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। जापान से बड़ी खबर आ रही है। जापान में तूफान ने मचाई है बहुत ज्यादा तबाही। तेज हवा और बारिश की वजह से ओकिनावा प्रांत में पेड़ गिर गए हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और साथ ही भारी नुकसान होने की भी खबर सामने आ रही है। तो जापान के ओकिनावा प्रांत में तूफान की वजह से तबाही देखने को मिली है। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए तो बिजली व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है। शक्तिशाली तूफान हिनामनोर ने जापान के ओकिनावा प्रांत में तबाही मचा दी। तूफान और तेज बारिश की वजह से वहां कई पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कई घरों की बिजली चली गई। कई घरों के छप्पर भी उड़ गए। तेज हवाओं और बारिश की वजह से ओकिनावा की सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए, जिसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी देखने को मिला। तूफान के दौरान हवा की स्पीड भी औसत से ज्यादा थी, जिसके दबाव को पेड़ झेल नहीं पाए और गिर पड़े। जापान के मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी आंधी और बारिश का खतरा बना हुआ है और मंगलवार को दक्षिण पश्चिम जापान के साथ दक्षिण कोरिया के अधिकांश इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। और पाकिस्तान ने खेल में भी नापाक साजिश करनी शुरू कर दी है। अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक कैच ड्रॉप किया और इसके बाद पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से उन्हें ट्रोल किया गया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान से चल रहे अकाउंट से उनके विकिपीडिया प्रोफाइल को भी बदला गया, जिसके बाद मंत्रालय ने विकिपीडिया से जवाब मांगा है। एशिया कप में आईएसआई की साजिश, भारतीय खिलाड़ी को खालिस्तानी बताया। धार्मिक कट्टरता की वजह से पूरी तरह तहस नहस हो चुका पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। तभी तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान अर्शदीप सिंह से एक कैच छूटने पर उसे पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से ट्रोल किया गया। उसे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से ट्रोल किया गया। अर्शदीप को खालिस्तानी बताया गया ताकि हिंदुस्तान में उसे लेकर बवाल बढ़े। दरअसल मैच में अर्शदीप ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद में आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद देखा गया कि अचानक उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ अकाउंट से उन्हें देश विरोधी जैसे शब्द तक कहे गए। ये विरोध और कहीं से नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने शुरू किया। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले फर्जी अकाउंट से ये साजिश रची गई और इतना ही नहीं, अर्शदीप के विकिपीडिया प्रोफाइल से भी छेड़छाड़ की गई। सूचना मंत्रालय ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने विकिपीडिया से अब जवाब मांगा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान गेंदबाज अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गया था, जिसके बाद से अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अर्शदीप का समर्थन किया है। विराट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है।
नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। और इधर एशिया कप में सुपर 4 में टीम इंडिया को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कोहली का दर्द सामने आया। कोहली ने पहली बार कप्तानी छोड़ने के बाद कहानी बताई। उन्होंने पूर्व कप्तान धोनी की जमकर तारीफ की। विराट ने कहा मुश्किल वक्त पर धोनी ने उन्हें फोन किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई पीएम। वो रेस जिसमें कहा जा रहा था कि ऋषि आगे होंगे या लिज ट्रस, तो आखिरकार वो निर्णायक फैसला सामने आ गया है। ब्रिटेन को अपना नया प्रधानमंत्री मिल गया है। लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। तो एक मुकाबला था और ये कहा जा रहा था कि इस रेस में कौन जीतेगा, क्योंकि ऋषि सुनक का नाम चल रहा था, लिज ट्रस का नाम चल रहा था, लेकिन फिलहाल लिज ट्रस होगी ब्रिटेन की नई पीएम। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है और लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि आखिर कौन होगा ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री। तो अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस और उनका नाम फिलहाल फाइनल हो गया है। तस्वीरें भी आप देखिए, जब बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा, और बार बार जैसा कि हम लगातार कह रहे थे ऋषि सुनक को लेकर, भारत को ये लग रहा था जो वक्त स्थिति बनी हुई है उसमें ऋषि सुनक मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आए ब्रिटेन के, लेकिन अब फाइनल जो फैसला है वो आ चुका है और लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। लिज ट्रस पर किस तरह से भरोसा ब्रिटेन की जनता ने जता दिया है, ये साफ मैंडेट, ये साफ फैसला सामने आ चुका है। लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। एक महिला के नेतृत्व में आने वाले वक्त में ब्रिटेन की जनता को आप देखेंगे, वो महिला जिनका अपना एक बड़ा मजबूत करियर रहा है, अनुभव रहा है, और उसी की बिना पर उन्हें ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और किस तरह से रेस में ऋषि सुनक पिछड़ गए हैं उसकी भी एक अलग से कहानी जरूर कही और गढ़ी जाएगी, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है ब्रिटेन के लोगों के लिए वो ये कि पीएम की रेस में ऋषि सुनक हार गए हैं और पिछड़ गए हैं। उसके साथ ही जो नया चेहरा सामने आया है प्रधानमंत्री का है वो है लिज ट्रस का। तो ये मुकाबला था ऋषि सुनक और लिज के बीच, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर इसमें आगे कौन होगा। तो इनाम साफ हो गया, लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक पिछड़ गए हैं इस पूरे मुकाबले में, हालांकि उनको एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल पीएम की रेस में हार गए हैं ऋषि सुनक और लीज ने यह मुकाबला जीत लिया है। ब्रिटेन की जनता ने साफ फैसला सुनाया है और अब ब्रिटेन का नेतृत्व करेंगी लिज ट्रस और एक नई जिम्मेदारी के तौर पर उनको ब्रिटेन को आगे ले जाना है, क्योंकि कुछ दिन से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ब्रिटेन का नेतृत्व कौन करेगा, ब्रिटेन को आगे लेकर के कौन जाएगा। लिज ट्रस मौजूदा विदेश सचिव हैं। 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गई। इनके बारे में जानकारी ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनका नेतृत्व अच्छा है। इधर स्पेन से बड़ी खबर आ रही है और इसी साल के सबसे बड़े साइक्लोन ने स्पेन के पूर्वी इलाकों में दस्तक दे दी है। चक्रवाती तूफान के दस्तक की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। तूफान से पहले भीषण ओलावृष्टि में एक बच्चे की जान चली गई। तो स्पेन में रिकॉर्ड किए गए किस तरह से टाइम लैप्स के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पूर्वी स्पेन में जो भारी ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है। तस्वीरें स्पेन के कैटेलोनिया शहर की हैं। यहाँ रिकॉर्ड किए गए टाइम लैप्स वीडियो में आसमान पर काले बादलों का चक्रवात दिखाई दे रहा है। बेहद नजदीक आते बादलों का ये गुबार
कुछ देर बाद इतनी तेजी से बरसा कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। बार्सिलोना और पूर्वी स्पेन में भारी ओलावृष्टि हुई है। स्पेन के अधिकारियों ने भयंकर तूफान के दौरान भारी ओलावृष्टि की पुष्टि भी की है, जिसकी तस्वीरें टाइम लैप्स वीडियो के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से एक बच्ची की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब चीन ताइवान से जुड़ी बड़ी खबर। चीन ताइवान को मिल रही अमेरिकी मदद से चीन भड़का हुआ है और ऐसे में कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि ताइवान को सबक सिखाने के लिए चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो चीन की आंख में ताइवान कांटे की तरह चुभ रहा है। अमेरिका से ताइवान की दोस्ती उसे परेशान कर रही है और बाइडेन से मिल रही सैन्य मदद से जिनपिंग भड़के हुए हैं। ऐसे में दावा ये हो रहा है कि चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकती है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कस ली है। तनाव के बीच ताइवान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें ताइवान की सेना असली युद्ध जैसा अभ्यास कर रही है। यानी ताइवान के जंगी जहाजों और मिसाइलों की गूंज चीन तक पहुंचेगी और ड्रैगन की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। ताइवान की सेना इस लाइव फायर ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई दूसरे हथियारों का परीक्षण करेगी और जिनपिंग की आर्मी ये सब देखती रह जाएगी। ताइवान में आज से शुरू हो रहा ये युद्धाभ्यास 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 9वीं सेना कोर के जवान भाग लेंगे। ताइवान ने इस युद्धाभ्यास को लियन युंग ड्रिल नाम दिया है, जो पिंगटुंग काउंटी के संयुक्त प्रशिक्षण बेस कमांड में आयोजित हो रहा है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान की सेना की संयुक्त बटालियन स्नाइपर्स, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मोर्टार का 4 दिनों का युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में असली हथियारों से टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास किया जाएगा। ताइवान में हर साल होने वाले हुआंग श्रृंखला की ड्रिल के बाद ये सशस्त्र बलों का दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। लियन युंग एक बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास है, जिसे देश की सेना आमतौर पर संयुक्त संचालन प्रशिक्षण बेस कमांड में साल में 6 बार आयोजित करती है। यानी चीन के सामने ताइवान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो वो चुप नहीं बैठेगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इधर खबर ये आ रही है कि चीन ने ताइवान के एंटी ड्रोन ड्रिल का मजाक उड़ाया है। चीन ने ताइवान में ड्रोन से खाने के पैकेट गिराए और एक दिन पहले ही दुश्मन ड्रोन के खिलाफ ताइवान ने एंटी ड्रोन गन से ड्रिल किया हुआ था। लेकिन ताइवान के एंटी ड्रोन ड्रिल के अगले ही दिन चीन ने ताइवान को जवाब दे दिया। ड्रोन से खाने के पैकेट गिराकर बताने की कोशिश की कि हथियारों के मोर्चे पर वो किस तरह से नाकाफी साबित हो रहा है। ताइवान से तनाव के बीच चीन एक तरफ अपनी हथियारों की ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ताइवान को लगातार भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताइवान की समुद्री सीमा से लेकर ताइवान के जमीन तक चीन ताइवान की घेराबंदी में लगा है। चीन के जंगी जहाज कभी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं तो कभी उसके फाइटर जेट ताइवान की सीमा में गरज रहे हैं। बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चीन ताइवान को युद्ध के लिए ललकार रहा है, लेकिन इस बार तो चीन ने ताइवान को उकसाने के लिए हद ही पार कर दी। चीन ने ताइवान की सीमा में घुसकर ड्रोन से खाने के पैकेट गिरा दिए। ताइवान के सैनिकों को खाने के पैकेट के साथ एक चिट्ठी भी मिली। अब आपको लग रहा होगा कि चीन ताइवान के सैनिकों के प्रति दरिया दिली दिखा रहा है, तो ठहरिए। ताइवान की सीमा में ड्रोन से खाने के पैकेट गिराकर चीन ने एक बार फिर ताइवान के सैनिकों को भड़का दिया है। एक दिन पहले ही ताइवान के सैनिकों ने
एंटी ड्रोन गन से डील किया था, जिसका मकसद था चीन के ड्रोन का जवाब देना। लेकिन चीन ने घुसपैठ करके ताइवान को एक बार फिर भड़का दिया। ताइवान कई बार दावा कर चुका है कि चीन के ड्रोन लगातार उसकी सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। चीन से हो रही घुसपैठ का जवाब देने के लिए ताइवान ने एंटी ड्रोन गन से ड्रिल भी किया, जिसमें खास रणनीति से दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की तैयारी हुई। हाथों में एंटी ड्रोन गन और दुश्मन के ड्रोन पर निशाना लगाया गया। दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने का ये पूरा अभ्यास ताइवान के सैनिकों ने किनमन द्वीप में किया। सभी सैनिकों के हाथ में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन थे। चीन की ड्रोन से घुसपैठ के लिए ताइवान ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। सैनिकों को एंटी ड्रोन गन दिए हैं। किनमन और मात्सू में हथियार बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम ने एक वीडियो जारी कर ताइवान का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में चीन के ड्रोन पर ताइवान के सैनिक पत्थर मार रहे थे, जिसके बाद ताइवान ने अपनी सीमा में एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया। लेकिन इस चीन ने इस सिस्टम का मजाक उड़ाकर ताइवान को गुस्से में ला दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही, चीन ताइवान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच एक और जानकारी ये भी मिल रही है, वो ये कि पीएम मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बार देश भर से 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने की एक कोशिश है, जिसके जरिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है। और उनका जीवन आपके हाथ में है। इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।